और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी। तो भैया पीडीएफ के लिए आप क्या करना, आपको एक नंबर मैं दे दे रहा हूं, 80 लिखना, 81 लिखना, फिर उसके बाद 78 लिखना, फिर उसके बाद आप लिखना 58, और फिर उसके बाद आप लिख देना इसको 58 करिए, और फिर उसके बाद आप लिखिए 16, और इसी पर जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसी चैनल के बायो में आपको 1 2 3 और नंबर मिल जाएंगे, उस पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे केवल यही एक ही नंबर याद है। इसके बायो में और भी नंबर लगे होंगे और भी प्लेटफॉर्म वगैरह लगे होंगे, उसमें जाके आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो पीडीएफ की तो बात कर लिया हमने, और अब बात यह आती है कि क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे और क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जाएंगे। आपका यह वाला जो चर्चा है ये कहीं बीच में लगा होगा कि क्वेश्चन कौन कौन आपको तैयार करके जाना है, क्या क्या पढ़ के जाना है, बीच में कहीं लगा होगा। अगर आज हम उसको नहीं देख पाते हैं तो अगले चर्चा के दौरान मैं जरूर आपको बता दूंगा। तो भाई देखो, हमें सबसे पहले गांधी जी का आगमन पढ़ना है ना। आपको पता है कि गांधी जी जो है अपनी पढ़ाई के लिए अपने देश से बाहर गए होते हैं, और उसके बाद वह एंट्री मारते हैं, और एंट्री मारने के बाद अपने भारत देश का भ्रमण करते हैं, यहाँ की समस्याओं को जानते हैं, लोगों से जो है मेल मिलाप करते हैं, और उसके बाद एक एक करके अपने आंदोलनों के माध्यम से लोगों को न्याय दिलाते हैं। तो सारी बातों को हमें यहाँ पढ़ना है, और गांधी बाबा से क्वेश्चन जो है 2 3 तो पक्का आने ही आने हैं, है ना। गांधी बाबा से दो तीन क्वेश्चन जो है पक्का आने ही आने हैं, है ना, क्योंकि गांधी बाबा का आप देखोगे तो सिलेबस में बहुत बार जिक्र हुआ है ना। ये देखो, पहले यूनिट में, पहले भाग में और दूसरे भाग में ये गांधी बाबा से संबंधित है, और उसके बाद यहाँ भी जो है गांधी बाबा है, आगे भी जो है जब देश आजाद होगा, है ना, भारत छोड़ो वगैरह, तो गांधी बाबा से इसीलिए 2 3 क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाएंगे। और स्वराज पार्टी भी आपकी जो है जरूरी है, यानी कि लगभग लगभग जितनी भी बातें आपके सिलेबस में दी गई हैं वह सारी की सारी बातें आपके लिए क्या हो जाएंगी भैया, जरूरी हो जाती हैं। तो ये आपका सिलेबस लगा है भैया, सिलेबस के बारे में आपको पहले से भी पता होगा, तो इसीलिए मैं इस पर अभी जो है ज्यादा टाइम खर्च नहीं करूंगा, ठीक है। और जितनी बात मैं, जितनी चर्चा आपको दूंगा उसमें ये सारी बातें जरूर लगी होंगी। और देखिए भैया, आपके सिलेबस में दिया गया है 1919 से लेकर, तो हो सकता है रॉलेट एक्ट जो है इसको भी पूछ ले। हालांकि ये सारी बातें आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ लिया था, लेकिन एग्जामिनर का कोई भी भरोसा यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में आप जो है, थोड़ी सी चर्चा है, छोटी सी चर्चा है, पीछे भी आपने पढ़ा था, यहाँ भी आप पढ़ के जरूर जाइएगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं भैया, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। इसको आप जो है, थोड़ी सी चर्चा है, इसको पढ़ के जाइएगा, है ना। यहाँ भी देखो गांधी बाबा का जिक्र हो रहा है, तो ऐसे में यह क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये भी जलियांवाले बाग से ही संबंधित है, इसको भी आप क्या करना, पढ़ के जाना। क्या करना, पढ़ के जाना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ये पीडीएफ जो है आपको दे दिया जाएगा, आप इससे भी पढ़ के जाना। यहां भी देखो गांधी बाबा का जिक्र हो रहा है। तो ये तो हो गई। अब यहां से हमें अपनी कहानी को क्या करना है, शुरू करना है। आपने पीछे जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, जब ये जलियांवाला बाग कांड होता है उसके बाद जो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी उपाधि वगैरह को वापिस कर देते हैं। तो बहुत सारी बातें आपने पीछे भी पढ़ा था, यहाँ भी थोड़ी सी आप जो है एक बार देख लेंगे तो हो जाएगा। आगे देखो, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन से हम लोग जो है अपनी चर्चा को अच्छी तरीके से देखेंगे। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था कि खलीफा की सर्वोच्चता और शक्ति को पुनर्स्थापित करना। देखो, एक बात आप इतना नोट करो, इतना जानो, और उसके बाद लगाओ मिर्च मसाला, है ना, यही तो करना है आपको। आगे देखो, यद्यपि यह आंदोलन प्रतिक्रियावादी था, लेकिन शीघ्र ही साम्राज्य विरोधी आंदोलन बन गया। दिसंबर 1918 में कांग्रेस और लोग
एक साथ मंच पर बैठे डॉक्टर एम अंसारी ने अरब प्रदेश को खलीफा को लौटाने की मांग की। इस खिलाफत आंदोलन ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता सुदृढ़ करने में प्रमुख भूमिका निभाई। तो ये दो लाइन आपको यहाँ पर नोट करना है और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको और क्या नोट करना है, और आपको नोट करना है इस खिलाफत आंदोलन ने क्या किया, दोनों के बीच एकता की गांठ को जो है मजबूत किया। इसमें सभी राष्ट्रवादी मुसलमानों ने भाग लिया। महात्मा गांधी ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो गांधी बाबा इसमें भी भूमिका क्या कर रहे हैं, निभा रहे हैं। ये आपके लिए क्या हो जाता है भैया, जरूरी हो जाता है। वे इसे सत्य और न्याय पर आधारित मानते थे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो भैया, गांधी को 1919 में दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। जनवरी 1920 में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल वायसराय से मिला, लेकिन परिणाम निराशाजनक ही रहा। इसलिए जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में असहयोग का निर्णय लिया। इसी के थोड़े दिनों बाद गांधी ने अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन करने की घोषणा की। है ना। तो यही सारी बातें जो है आपको क्या करना है भैया, जानना है। कुछ दिनों तक दोनों ही खिलाफत तथा असहयोग साथ साथ चले, लेकिन असहयोग के उफान में खिलाफत आंदोलन दब सा गया। तो इसी के साथ आप देखोगे कि खिलाफत और असहयोग दोनों क्या कर रहे हैं भैया, साथ साथ चल रहे हैं। ये खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में असहयोग का निर्णय लिया। तो देखो आप इसी के साथ साथ क्या करेगा भैया, क्या चलेगा, असहयोग आंदोलन भी चलने लगेगा। और कुछ दिनों तक दोनों खिलाफत एवं असहयोग साथ साथ चले, लेकिन आगे देखोगे जो असहयोग आंदोलन का उफान है वह क्या करेगा, खिलाफत को दबा देगा। सरकार का भी इसे कोप भाजन बनना पड़ा। इधर तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा खलीफा के पद की समाप्ति कर दी गई, जिसमें खिलाफत का प्रश्न ही समाप्त हो गया। अन्य आंदोलन की जगह यह भी असफल रहा। खिलाफत का प्रश्न ही समाप्त हो गया, अन्य आंदोलन की तरह क्या रहा, यह भी असफल रहा। तो देखो भैया असफल हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे असहयोग आंदोलन, तो हमने जो है खिलाफत के साथ ही क्या किया, इसको निपटा दिया लगभग लगभग, है ना। हमने क्या किया, खिलाफत के साथ ही असहयोग को भी लगभग लगभग क्या किया भैया, निपटा लिया। तो इसमें ज्यादा कुछ कहानी हमें देखना नहीं है। आइए देखते हैं असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारतीय राजनीति में जो नयापन दिख रहा था वह शायद इसलिए कि इसी समय महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन की कमान दक्षिण अफ्रीका से वापस यानी कि 1915 में आकर थाम ली थी, है ना। गांधी बाबा जो है क्या करते हैं भैया, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके, और आते ही फिर उन्हें कुछ किसान वगैरह आते हैं उनके पास, कहते हैं कि गांधी बाबा देखो अपने ही देश में किसानों की क्या हो रही है, दुर्दशा हो रही है, इसको आप आंदोलन के जरिए कुछ ना कुछ कीजिए, हमारा साथ दीजिए। फिर गांधी बाबा क्या करते हैं, लोगों के पास जा जाकर देखते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं, अपने गुरुजी से मिलते हैं और गुरुजी उनको बताते हैं कि भैया पहले जाओ देखो क्या क्या समस्याएं हैं, फिर उनको निपटाओ एक एक करके, है ना। तो ये कर लिया। उसके बाद देखो उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन तथा कांग्रेस दोनों को एक नई दिशा तथा नया स्वरूप मिला। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने पर वे अंग्रेजों का समर्थक बनकर उभरे। आगे देखो भैया, अंग्रेजी सरकार ने उनकी इस सहायता के लिए उन्हें कैसरे हिंद की पदवी दी थी।
उन्होंने जन सेवा करना प्रारंभ किया। महात्मा गांधी का मुख्य अस्त्र सत्य और अहिंसा था, ये अक्खा पब्लिक को मालूम है। 1916 में उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, जो उनकी गतिविधियों का केंद्र हो गया। साबरमती आश्रम के बारे में कभी कभी क्या करता है, छोटे क्वेश्चन में दे देता है साबरमती आश्रम। क्या दे देता है? साबरमती आश्रम, है ना। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन के रूप में दे देता है, तो ध्यान रखे रहना भैया। एग्जामिनर का कौनो भरोसा ना है, कुछऊ पूछ लेता है ना, कुछऊ पूछ लेता है। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों को नीलहों यानी कि नील से संबंधित के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए सफल सत्याग्रह किया था। और इसके पहले क्या है, गांधी बाबा ने ऐसे आंदोलन को पहले ही सफल बना दिया था, है ना। ट्रायल हो गया था, यहाँ बस उसे क्या करना है, लगाना है, आजमाना है, ये सारा कुछ वो पहले ही निपटा चुके थे। आगे देखो भैया, गांधी बाबा जो है चंपारण राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर गए थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं ने इनका सहयोग किया। 1918 में खेड़ा गए। तो आपसे मान लीजिए दे दिया जाए चंपारण, हालांकि ये सारा कुछ जो है आपके सेमेस्टर 2 में जो है पूछ भी लिया गया था शायद, लेकिन यहाँ भी एग्जामिनर का कोनो जवाब ना है, एग्जामिनर कुछ और भी पूछ सकता है ना, वो थोड़ा पिछाऊ जा सकता है। और यहाँ में गांधी बाबा के बारे में पढ़ना ही है, तो ये ऑटोमेटिक उनसे जुड़ जाता है। आप तैयार कर लो, पूछा जाएगा अगर छोटू वाले में तो आपको अनिवार्य रूप से लिखना पड़ेगा, और गांधी बाबा के बारे में कुछ पूछ लिया जाए तो आप ये सारी बातें चिपका के चले आओ, बता के चले आओ, कोनो दिक्कत ना है। क्योंकि आप लिखित परीक्षा लिख रहे हो और आप जो एग्जामिनर तक भेजोगे, एग्जामिनर को उसी को चेक करना पड़ेगा। वहां वर्षा ना होने के कारण फसल नष्ट हो गई थी, लेकिन सरकारी अधिकारी लगान की वसूली के लिए किसानों को परेशान करते थे। और गांधी बाबा ने कहा भैया किसानों को परेशान ना करना, नहीं तो हम तुमको क्या करेंगे, प्यार से समझाएंगे, है ना, प्यार से समझाएंगे। अतः गांधी जी ने किसानों को सत्याग्रह के लिए क्या किया, तैयार करवाया। किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। बाध्य होकर सरकार को किसानों से समझौता करना पड़ा। 1918 में ही अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के बीच समझौता कराने के लिए अनशन प्रारंभ कर दिया। उनके सत्याग्रह से बाध्य होकर मिल मालिकों ने मजदूरों के वेतन में वृद्धि की। सत्याग्रह का प्रयोग काफी सफल रहा, है ना। तो ये भी आपका जो चंपारण खेड़ा है लगभग लगभग क्या रहा भैया, सफल रहा। कहाँ गया भैया, सफल, सफल है, सरल है, सरल रहा। इसे गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में भी प्रयोग करना चाहते थे। संयोगवश कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने बखूबी गांधी जी को मौका प्रदान कर दिया। वह मौका असहयोग आंदोलन के रूप में सामने आया, और असहयोग आंदोलन को हम निपटा दिए। खिलाफत के प्रश्न पर गांधी जी ने कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन 1920 में असहयोग की नीति का ऐलान किया, यानी कि फिर से वही चर्चा हमारे पास चलकर आ रही है। और देखो भैया, अगर इसे और भी अच्छे तरीके से समझ कर पढ़ना है, एक एक चैप्टर को अच्छे से समझना है, तो भैया हमारे पास एक चैनल और है, उसका नाम क्या है, आपको लिखना है नीरज आईएएस, है ना, नीरज आईएएस आपको यूट्यूब पे लिखना है, सर्च करना है। और जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने चैनल आ जाएगा। सेम इसी प्रकार का लोगो वहां भी लगा हुआ होगा, है ना, मसाल वगैरह जल रही होगी, है ना, तो वही लोगो लगभग लगभग वहां भी लगा होगा। आप जाना और वहां जो है आधुनिक भारत से संबंधित बहुत सारी चर्चाएं पड़ी हुई होंगी, आप उन्हें एक एक करके भी देख सकते हो। क्लियर हो रही हैं बातें,
है ना, उसमें भी मैंने आपको एनसीईआरटी के जरिए भी बहुत सारी बातों को बता रखा है। तो आप वहां से भी क्या करो भैया, कंप्लीट कर सकते हो। तो लगभग लगभग जो है वही सारी बातें यहाँ भी बताई जा रही हैं। अब देखो चौरी चौरा जो है कब हो रहा है, चौरी चौरा, इसको थोड़ा सा और क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं ताकि आप सभी को दिखे, है ना। चौरी चौरा जो है आप देखो, उसी समय दुर्भाग्यवश 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसात्मक घटना घटी। और आपसे छोटे क्वेश्चन में दे देगा चौरी चौरा, तो आपको ये सारी लाइन क्या करना है, उसी में चिपका कर चले आना है। चौरी चौरा, हिंसात्मक घटना घट गई। क्रुद्ध भीड़ ने थाने को ही आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाहियों तथा एक सब इंस्पेक्टर जिंदा ही जल गए। इस घटना से महात्मा गांधी इतने मर्माहत हुए कि उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद करने की क्या की भैया, घोषणा कर दी। उनके इस निर्णय ने सर्वत्र निराशा और क्षोभ व्याप्त हो गया। सुभाष चंद्र बोस जी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, अली भाई, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू आदि नेता गांधी जी से खास नाराज हो गए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यह राष्ट्र के दुर्भाग्य के अलावा कुछ नहीं है। गांधी अलग थलग पड़ गए। इसका लाभ उठाकर सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया तथा उन्हें 6 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया। लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण 5 फरवरी 1924 में रिहा कर दिए गए। अब जैसे ही जेल से निकलेंगे गांधी बाबा, फिर से जो है अपना आंदोलन वगैरह क्या कर देंगे भैया, शुरू कर देंगे। अब देखो यहाँ क्या दिया गया है भैया, स्वराज पार्टी के बारे में दिया गया है। और आपके सिलेबस में जो है जितनी भी बातें मैं या जितनी भी पीपीटी यहाँ लगाई गई है, सारी जो है आपके सिलेबस में मेंशन की गई हैं, सारी आपके सिलेबस में दी गई है। असहयोग आंदोलन के कारण देश में पूरा उत्साह था, किंतु गांधी जी के अचानक आंदोलन वापस लेने से कांग्रेस के एक वर्ग में घोर निराशा और असंतोष फैल गया। देश बंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से अलग हो गए। इन लोगों का विचार था कि कांग्रेस को असेंबली के बहिष्कार की नीति त्याग देनी चाहिए तथा काउंसिलों में प्रवेश कर सरकारी नीतियों का विरोध करना चाहिए। इस वर्ग को परिवर्तनवादी दल कहा गया। दूसरा दल जो है आप परिवर्तनवादी कहा गया। गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में इन दोनों में विरोधाभास उभर कर सामने आया। गया अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। तो बहुत सारी बातें हैं भैया। 1923 में दास और नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी स्थापित की। इसके अध्यक्ष जो है कौन थे भैया, स्वराज पार्टी। इसके अध्यक्ष कौन है, ये बात आपके लिए क्या हो जाती है, जरूरी हो जाती है। और सचिव जो है मोतीलाल नेहरू जी बने। और पीछे जो मैंने घटना आपको पढ़ के बताया वो आपको ध्यान रखना है ना, वही बात आपको ध्यान में रखना है। इस दल ने कांग्रेस के अंदर रहकर ही अपनी अलग अलग नीतियां कार्यान्वित करने का निश्चय किया। स्वराजियों के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला था भारत को स्वराज दिलाना, उन परिपाटियों का अंत करना जो भारत में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती थी। स्वराजियों के निम्नलिखित कार्यक्रम थे।
तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हो रही है, किनके द्वारा हो रही है, इसका पूरा नाम क्या है, इसके अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, इतनी बात आपने हाईलाइट कर लिया, इतनी बातों को आपको गौर से देखना है। और फिर हमें दूसरी बात जो देखना है कि जो स्वराज पार्टी है या स्वराज पार्टी के जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, वो चाह क्या रहे हैं, उन्हें चाहिए क्या, इस पार्टी का गठन हो क्यों रहा है, ये आपको 2-3 लाइन क्या करना है, याद करना है। तो जो जरूरी है वही मैं क्या कर रहा हूं भैया, हाईलाइट कर दे रहा हूं। अब देखो, विधान मंडलों में बजट को अस्वीकृत करना, ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बनाए गए कानून तथा प्रस्तावों का विरोध करना। जैसे मान लीजिए ये ब्रिटिश हो गया, इसको मजबूत करने के लिए जो जो नियम कानून वगैरह बनाए गए थे, उनका जो है ये लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे। और जो सरकारी समितियां वगैरह है, उसमें जैसे क्या होता था, अंग्रेजों का ज्यादा दबदबा होता था, तो उसमें भारतीयों वगैरह को जो है ना, जगह मिलनी चाहिए, आदि तमाम चीजों के पक्ष में ये लोग क्या थे। फिर अगला आपके पास आता है, ये आगे जो भी दी गई है सारी बातें आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। और मैं जो है क्या करूंगा, जल्दी जल्दी से थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता दिया करूंगा। साइमन कमीशन, अब साइमन कमीशन जो है 5 नवंबर 1927 को दिल्ली में उपस्थित नेताओं के सम्मुख लॉर्ड इरविन ने क्या किया, साइमन कमीशन की घोषणा की। 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में यह बात कही गई कि 10 साल की अवधि पूरा होने पर एक कमीशन नियुक्त किया जाएगा, जो कि 1919 के शासन सुधारों को कार्यान्वित होने पर विचार करने के साथ साथ इस बात पर भी विचार करेगा कि भारत उत्तरदायी शासन के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए कहाँ तक तैयार है और नए सुधारों की आवश्यकता है या नहीं। इस व्यवस्था के अनुसार ऐसे कमीशन की नियुक्ति 1929 में होनी चाहिए थी, पर देश में बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना को दृष्टि में रखकर ब्रिटिश सरकार ने 2 वर्ष पहले ही यानी कि 1927 में एक कमीशन की नियुक्ति का निर्णय किया। सर साइमन इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए और शेष 6 सदस्य थे, ये सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। अब देखो इसका विरोध जो है क्यों हो रहा है, जैसे देखो ये किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है, अगर पहले इसको देखो, यह इस व्यवस्था के अनुसार ऐसे कमीशन की नियुक्ति 1929 में होनी चाहिए थी, पर देश में बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना को दृष्टि में रखकर ब्रिटिश सरकार ने 2 वर्ष पहले ही यानी कि 1927 में ही एक कमीशन की नियुक्ति का क्या किया, निर्णय लिया। और ये आ क्यों रही है, यह इसलिए आ रही है ताकि भारत के शासन को और भी अच्छी तरीके से क्या किया जाए, चलाया जाए और नए नए क्या किया जाए भैया, सुधार किए जाएं। तो देखो भारत उत्तरदायी शासन के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए कहां तक तैयार है और नए सुधारों की आवश्यकता है या नहीं, इन सब बातों को सुनिश्चित करने के लिए यह कमीशन आता है। इस कमीशन का जो है, इस आयोग का जो है क्या होता है, गठन होता है। लेकिन इसका विरोध लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारा सदस्य जो है इसमें अंग्रेज ही है, और अंग्रेज ही सारा सदस्य है, तो ऐसे में भारतीयों के लिए ये कौन ही क्या ही नियम बनाएंगे। और वैसे भी अंग्रेजों का काम था डसना, है ना, सांपों की प्रवृत्ति होती है डसना, और सांप कभी भी जो है आपको अमृत नहीं दे सकता सिवाय विष के। ये हो गया। ओके, उसके बाद आप देखो कमीशन बंबई पहुंचा और देशव्यापी हड़ताल तथा काले झंडों और साइमन वापस जाओ यानी कि साइमन गो बैक वगैरह के, देखो 27 में तो बन रहा है लेकिन ये कहाँ पहुंचा, 28 में बंबई तक पहुंचा। और लोगों ने क्या कहा कि भैया साइमन लौट जाओ ने झाड़ू से मारेंगे, है ना, काला झंडा वगैरह लेकर सब क्या करे, इसको दौड़ा दौड़ा के मारने के लिए आगे आ गए। इस कमीशन की रिपोर्ट जो है 7 जून 1930 ईस्वी को प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं थी भारतीय संविधान को संघीय होना,
केंद्र में कोई उत्तरदायित्व भारतीयों को ना दिया जाए, प्रांतों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए लेकिन गवर्नर को पूर्ण अधिकार प्रदान किया जाए, यानी कि अंग्रेजों के झोली में सब कुछ डाल दिया जाए, सीधी बात, नो बकवास। तो ये साइमन को जो है क्या करेंगे लोग, गो बैक वगैरह बोल के विदा कर देंगे। यहाँ देखो साइमन गो बैक वगैरह यही सारी बातें जो है इसमें दी गई होंगी और भी, तो इसको क्या करना आप ही पढ़ना। आगे देखो, आगे पूर्ण स्वराज। अब पूर्ण स्वराज लिखा है तो भाई क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज की ही डिमांड करेंगे, तो ये आप देख लेना। उसके बाद देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाकी आपके लिए छोड़ जाएंगे। आप क्या करना भैया, इसको पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फरवरी 1930 में पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का अधिकार महात्मा गांधी जी को दे दिया। तो यहां से लेकर यहां तक अभी केवल नोट करो। यंग इंडिया में प्रकाशित लेख जनवरी 1930 और वायसराय इरविन के लिखे गए पत्र में उन्होंने 11 सूत्री मांगे पेश की। यह भी कहा कि यदि सरकार उन्हें स्वीकार कर लेगी तो वे अपना प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर देंगे। 11 सूत्री मांगे। अब ये 11 सूत्री मांगे क्या थी, 11 सूत्री मांगे क्या थी, आइए पहले इसको अपने सिलेबस में देखते हैं है भी या नहीं। नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला, तो यानी कि ये अपने सिलेबस में भैया का है ना है। तो ये आप देख सकते हो, इसमें बहुत सारी बातें और भी होंगी, आप सभी क्या करना पढ़ लेना। शराब व्यापार बंद करना, रुपए का पुनर्मूल्यांकन वगैरह वगैरह। गांधी जी ने कहा कि यदि अंग्रेजी सरकार इन मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो वे 12 मार्च 1930 को नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। तो भैया ये लोग नहीं मानेंगे तो गांधी जी क्या करेंगे, नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। इस बात को स्पष्ट करने के लिए गांधी जी ने वायसराय से बात करना चाहे, लेकिन इरविन ने क्या कहा, मिलने से इनकार कर दिया। इनकार करेंगे तो गांधी जी से पंगा ले रहे हैं, और गांधी जी इनको जो है बिना अस्त्र शस्त्र उठाए जो है क्या करेंगे, कूट देंगे। यात्रा साबरमती से प्रारंभ की गई, यानी कि पीछे भी कुछ स्टोरी आपको दी गई है। यहाँ जो है आपको दांडी मार्च के बारे में क्या हो रही है, बात हो रही है, दांडी मार्च। तो आपसे जो है छोटे वाले क्वेश्चन में ऐसे लिख देगा दांडी मार्च, दांडी मार्च, है ना। इसी तरह से क्या करेगा, दांडी मार्च लिख देगा और आपको फिर बताना रहेगा। तो ये सारी बातें और भी इसमें है, आप क्या करना भैया पढ़ लेना। देखिए इसमें जो है गोलमेज सम्मेलन जो है तीनों दे दिया गया है। क्या है भैया, इसमें जो गोलमेज सम्मेलन है वह तीनों दे दिया गया है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है तीनों नहीं है, केवल आपको दूसरा ही पढ़ना है ना, गोलमेज सम्मेलन सेकंड ही पढ़ना है, लेकिन इसमें जो है आपको तीनों दे दिया गया है। इस पीडीएफ में आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन दे दिया गया है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 ही मेंशन है, तो उसको आप देख लीजिएगा। आपको गांधी जी, है ना, क्या करना है, गांधी जी और उनके आंदोलन, आंदोलन, इसमें आपके कई सारे बिंदु जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन जो है पूरा एकदम विस्तार से, है ना, लगभग जो है 1000 शब्दों में, लगभग 1000 शब्दों में
जितने भी गांधी बाबा के आंदोलन होते हैं सबको आपको पढ़ के जाना है। तो एक यहां से आप तैयार कर लीजिए, इसी में आपका खिलाफत और असहयोग भी आ जाएगा। फिर आपको एक क्वेश्चन जो है क्या करना है, स्वराज पार्टी से पढ़ के जाना है। तो स्वराज पार्टी यानी कि आपका हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन आप तैयार कर लेना किससे, वाम पंथ का उदय और समाजवादी आंदोलन से। और फिर उसके बाद आपको साइमन कमीशन। अब देखो साइमन कमीशन जो है इस पर आप के लिए जो कंटेंट है, कंटेंट तो बहुत सारा है लेकिन जितना एग्जामिनर वगैरह छांट पाता है, तो साइमन कमीशन जो है लगभग लगभग आपका जो है ये लघु उत्तरी में पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तरी में पूछना मुझे तो नहीं लग रहा है कि पूछना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर है कुछ भी कर सकता है। तो ये आप जो है चौथा क्वेश्चन यहां से तैयार कर लीजिएगा, 4 हो गया। आगे ये जो है सविनय अवज्ञा, दांडी मार्च, गांधी इरविन फैक्ट, ये वाला पहले में ही आपका निपट जाएगा। और देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये भी गांधी बाबा वाले में ही निपट जाएगा। तो अभी तक आपने क्या किया, 4 ही क्वेश्चन तैयार किया यहाँ। और देखो ये वाला पॉइंट भी जो है गांधी बाबा के उसी पहले वाले क्वेश्चन में आ जाएगा। ये हो गया। अब इसमें आप देखो जो 1935 का अधिनियम है, ये भी आपसे क्या किया जाता है भैया, पूछा जा सकता है। और देखो यहां हमने अभी नहीं, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला, ये जो 14 सूत्री फॉर्मूला है ये हो जाएगा। और यहाँ आप देखोगे मुस्लिम लीग हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़कर और जो है देश का विभाजन जो है पीछे आपने देखा होगा, तो इन तीनों को जोड़कर क्या करेगा भैया, इन तीनों को जोड़कर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी ना किसी रूप में। ये हो गया। और बाकी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी, इस पर भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखो भैया भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी जो है आपसे क्या है, गांधी बाबा से जुड़ा हुआ है और पहले क्वेश्चन के अंतर्गत यह भी आ जाएगा। और इस पर आपसे हो सकता है एक क्या लिखा है, टिप्पणी, टिप्पणी या निबंध लिखा है, या आपसे कहे विस्तार से बताओ। ये आपका क्या हो सकता है भैया, ये आपका दीर्घ में पूछा जा सकता है। किसमें, दीर्घ में। ये हो गया। और उसके बाद बहुत सारी बातें हैं, तो लगभग लगभग जो है आपका इसी इतने में निपट जाएगा। जितना मैंने बताया इसी इतने में निपट जाएगा, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन उधर करने रहेंगे, 4 इधर करने रहेंगे, 10 के 10 आपको हर हाल में हर जगह से देखना पड़ेगा। तो 6 क्वेश्चन के लिए ये आपको इतने में से मिल जाएंगे, हर हाल में मिल जाएंगे। तो इतना तैयार करके जाइए, बहुत है। बाकी अगर मैं अगली चर्चा लेकर आऊंगा, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है कि और चर्चा लेकर आऊं, लेकिन अगर लेकर आया तो मैं और भी चीजों को या नोट्स के तरीके से भी चीजों को बताने का प्रयास करूंगा। वैसे समय बहुत ही कम रहता है मेरे पास और चर्चाएं लगा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑफलाइन भी बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाना पड़ता है, उनके लिए भी टेस्ट वगैरह की व्यवस्था करना पड़ता है, और भी तमाम चीज़ों के लिए जो है कहीं ना कहीं हमेशा आना जाना रहता है, तो इसलिए जो है थोड़ा समय कम मिल पाता है। तो इतना जितना मैंने बता दिया इतना बहुत है।